औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि था हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट वाला टॉपिक हीट वाला जो पार्ट है ये हमारा लास्ट टॉपिक में कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट। थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है जो उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में आ सकता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वैसे जो थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि हमने बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स जो फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जो कि हीट और हमारे पास जो दूसरी टाइप्स होती हैं ना, इंटरनल एनर्जी की या फिर एनर्जी कह लें, टाइप्स ऑफ एनर्जी, इनके दरमियान रिलेशन को डिस्क्राइब करती है। उस फिज़िक्स की ब्रांच को हम कहते हैं कि ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स है। सो थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट को डिस्कस करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी और उनके दरमियान क्या रिलेशन है इसको हम डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। और थर्मोडायनेमिक्स के टोटल जो लॉज है ना, ये 3 हैं अभी तक। एक फर्स्ट लॉ है, सेकंड और थर्ड। ओके, सो आज हम रीड करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये ज़्यादा एप्लीकेबल होता है बिकॉज ये हर तरह की मतलब सिस्टम है ना, कोई भी तरह का सिस्टम है उस पर अप्लाई हो सकता है। ओके, एवरी सिस्टम, मतलब हर सिस्टम में ये अप्लाई हो जाता है। सो इसलिए ये लॉ हमारे पास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी सिस्टम पे वर्क करते हैं, मतलब लेट्स सपोज हमारे पास गैस का कंटेनर है, हमने उसको प्रेशर दिया है, हमने इसको प्रेशर दिया है और इस पे फोर्स को इंक्रीज़ किया है, देन हम कहते थे कि जो हमारे पास वर्क डन है वो नेगेटिव आता है, क्योंकि हमने वर्क जो हमने फोर्स है ना वो वर्क ऑन द सिस्टम किया है। ओके, ये हमारे पास था। और जब वर्क बाय द सिस्टम होता था, मतलब सिस्टम खुद ब खुद वर्क करता था, मतलब उसके पार्टिकल्स खुद ही मूव करना शुरू हो जाते थे, देन हम कहते थे जो हमारे पास वर्क डन है वो पॉजिटिव आता है। इसी तरह हमने हीट की बात की थी, तो जब हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं, मतलब बाहर से सिस्टम को हीट दे रहे हैं, वर्क डन तो नेगेटिव है, लेकिन हमारे पास जो हीट की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी बिकॉज हमने सिस्टम को हीट दी है। अब जब सिस्टम से निकल रही है ना हीट, देन हमारे पास जो हीट की वैल्यू है वो नेगेटिव आती है। ओके, अब ये हमारे पास हो गया। अब अगर हम एक गैस का कंटेनर लेते हैं, लेट्स सपोज ये है जिसमें गैस के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं इस कंटेनर। सिस्टम की जो टोटल हीट है उसको मैं Q से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे बॉडी की जो हमारे पास वर्क डन है ना, जो इंटरनल एनर्जी है वो U1 है, इसको हम कह देते हैं। लेकिन अब हम करते हैं इस पे वर्क। जब हम इस सिस्टम पे वर्क करेंगे तो हमारे पास, या फिर आप कह लें सिस्टम खुद ब खुद वर्क कर रहा है, मतलब वर्क की वैल्यू हम पॉजिटिव ले लेते हैं कि सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे अब इसकी जो इंटरनल एनर्जी है, आपको पता है जब भी ऑब्जेक्ट वर्क करता है, तो हमने लास्ट टॉपिक में की बात डिस्कस की थी कि हीट प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे बॉडी वर्क करती है, तो इन दोनों कंडीशन में हमारे पास इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। सो हमारे पास हीट तो सेम रहेगी लेकिन इंटरनल एनर्जी चेंज होकर U2 हो जाएगी। ओके, यहाँ पे वर्क डन हमारे पास नहीं था, अब यहाँ पे हमने वर्क किया तो ये हमारे पास वर्क हीट आ गई वैल्यू W। सो हमारे पास यहाँ पे हम कहते हैं अगर हमने फाइंड करनी है टोटल हीट ऑफ द सिस्टम, अब यहाँ पे टोटल हीट फाइंड करने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे Q इक्वल्स टू जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है, मतलब पहले उसकी इंटरनल एनर्जी ये थी लेकिन चेंज आ गया इसमें ये, और हम शुरू से ही चेंज को डेल से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं कि मैंने बात आपको शुरू में ही बता दी थी। ओके, अब यहाँ पे वर्क डन है, अब इसको हम ऐड करेंगे जो बॉडी ने वर्क किया। वर्क डन में चेंज कितना है W, बिकॉज वर्क डन तो चेंज हुआ नहीं है, पहले 0 था और बाद में W होगा, सो हमारे पास टोटल वर्क डन W के इक्वल आया। अब यहाँ पे डेल U है, मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज, सो ये हमारे पास इक्वल आएगा
सिस्टम की जो सेकंड वाली इंटरनल एनर्जी है U2 माइनस U1 प्लस जो बॉडी ने वर्क किया है, सॉरी सिस्टम ने, वो आ गई हमारे पास। सो ये हमारे पास आ गई हमारी टोटल हीट जो कि हमने फाइंड करनी थी। ओके, इसको आपकी बुक पे उन्होंने डेल की फॉर्म में लिखा हुआ है, सो हम इसको डेल की फॉर्म में ही रहने देते हैं। ये डेल U प्लस W। ओके, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये हमने फाइंड की मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब अगर हम इसकी दूसरी स्टेटमेंट देखें तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास इसी को देख के आएगी, जो कि आएगी स्टेटमेंट हमारे पास जो टोटल हीट है ना सिस्टम की, द टोटल हीट Q, जब हम ये सिस्टम में ऐड करते हैं, इज एडिड टू सिस्टम, देन हमारे पास जो टोटल हीट है वो होती है इन फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन में। सो हम इसको लिख सकते हैं कि दिस, अब यहाँ पे सेकंड वाला इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी बिकॉज हमारे पास वर्क जो है वो पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। सो हम कहेंगे कि इस फॉर्म में हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है, दिस इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी, जिसको मैं यहाँ पे U ही लिख देती हूँ। ओके, मैं डायरेक्ट इसको U लिख रही हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे साथ इंटरनल एनर्जी भी यहाँ पे मेंशन करना है कि ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी U को इंक्रीज कर रही है और प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब वर्क डन सिस्टम ने खुद किया ना, बिकॉज यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव है। सो वर्क डन बाय द सिस्टम, ये हमारे पास होगी हमारी स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो अगर हम अब इसके मेन पार्ट्स की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या जो है मेन चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पे ये क्या है, आपकी बुक में उन्होंने ये डायरेक्ट चीज़ें लिखी हैं। सो आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, मतलब उसकी क्या क्या खसूसियात हैं वो हम इसको कह सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे है फर्स्ट, जो नंबर 1 है वो हमारे पास है कंजर्वेशन प्रिंसिपल। अब यहाँ पे कंजर्वेशन प्रिंसिपल, कंजर्वेशन का मतलब है किसी भी चीज़ का जब हम उसमें चेंज करने से पहले उसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल हो जाती है, उसमें चेंज करने के बाद या फिर उसमें हमने किसी भी तरह का चेंज प्रोड्यूस किया है और वो बाद में उसी वैल्यू के इक्वल आती है, देन हम कहते हैं कि वहाँ पे कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास एनर्जी जो है वो लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है, वो भी लग रहा है बिकॉज हमारे पास जो Q है ये भी तो एक फॉर्म की एनर्जी है ना, मतलब हीट हमारे पास एक एनर्जी की एक फॉर्म ही होती है। ये इक्वल है हमारे पास डेल U प्लस W। अब W हमारे पास एक टाइप की, आपको पता है वर्क, जब भी बॉडी वर्क करती है तो उसके पास एनर्जी होती है तो वर्क करती है ना, सो ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। या फिर आप इसका ये कह लें कि W आपको इस तरह भी पता चल सकता है, W हमारे पास, W का यूनिट क्या होता है, जूल। सो हम उसका भी यूनिट भी जूल लिखते हैं, जबकि एनर्जी का यूनिट भी जूल लिखते हैं। सो हम कह सकते हैं ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इंटरनल एनर्जी तो नाम से शो हो रहा है, ये हमारे पास एनर्जी है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सिस्टम की हीट है ना वो इक्वल है हमारे पास इंटरनल एनर्जी और जब बॉडी वर्क करती है उसकी एनर्जी के। जितनी हम सिस्टम में, इसकी स्टेटमेंट को देखो तो जितनी हम सिस्टम में हीट ऐड कर रहे हैं वो किस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, एक तो वो इंटरनल एनर्जी में हो रही है और दूसरी वो हमारे पास वर्क डन में हो रही है। सिस्टम वर्क कर रहा है उसमें इंटरनल एनर्जी, सॉरी हीट एनर्जी यूज़ हो रही है और दूसरी इंटरनल एनर्जी में। अगर हम अब वर्क को और इंटरनल एनर्जी को ऐड कर दें देन अगेन हमारे पास जो हीट है, सॉरी एनर्जी आएगी ना, वो हीट एनर्जी की इक्वल होगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास पहले एनर्जी थी अब हमने सिस्टम में चेंज किया, उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज किया, उसके बाद में हमारे पास जो वैल्यू आएगी एनर्जी की वो इक्वल होगी हमारे पास हीट एनर्जी की। यहाँ पे इसलिए जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है, इसको आपने बताना है कि हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है इंटरनल एनर्जी और वर्क में। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारी इनिशियल एनर्जी थी वो इक्वल है हमारे पास
जो फाइनल एनर्जी है उसके। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो आपने इसको भी मेंशन कर लेना है। उसके बाद हमारे पास सेकंड वाली है प्रॉपर्टी, वो है वैलिडिटी। हाँ जी, तो सेकंड वाली हमारे पास जो उसकी प्रॉपर्टी है वो है वाइडर वैलिडिटी यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब यहाँ पे ये है, एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का किसी भी फॉर्म में किसी भी सिस्टम पे अप्लाई होना, इसको हम कहते हैं। अब वाइडर का पता है आपको, ज़्यादा, इसका मतलब होता है यहाँ पे ज़्यादा रेंज में आप कह लें, लार्ज रेंज। ओके, इसका मतलब आप इन दोनों को मिलाएं तो हमारे पास ये मतलब आता है कि ये लॉन्ग रेंज में एप्लीकेबल होती है। इसका मतलब यहाँ पे ये हर तरह के सिस्टम में, आपके पास किसी भी तरह का सिस्टम है, अगर आप गैस का कंटेनर लेते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल की बात की, वहाँ पे भी ये सिस्टम में अप्लाई हो जाता है। जितनी हीट हम ऐड करेंगे वो इंटरनल एनर्जी और जो वर्क डन है उसमें चेंज होगी, सो टोटल एनर्जी सेम रहेगी, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन होल्ड करेगा। सो यहाँ पे ये हमारे पास आई है इसकी लार्ज वैल्यू। या फिर इसकी एक और एग्जांपल आपकी बुक में जो नेक्स्ट दी गई है वो मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर सिस्टम है। हम जितनी हीट लेते हैं, जितनी भी हम जैसे आप कह रहे हैं खाना खाने में हम एनर्जी जितनी लेते हैं उसको एक तो हम वर्क करने में मतलब ज़ाया कर देते हैं, और कुछ हम इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम में हमारे प्रोसीजर्स हो रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो लेट्स सपोज हमारा जो हार्ट है वो वर्क कर रहा है, और उस फॉर्म में हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी हीट एनर्जी है जो हम खाने से ले रहे हैं वो इन दोनों चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है और वो उसके इक्वल होती है। सो ये हमारे पास यहाँ पे भी होल्ड कर रहा है। सो इस तरह ये काफ़ी ज़्यादा होल्ड करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि वाइडर वैलिडिटी। ये तकरीबन हर तरह के सिस्टम में जो एप्लीकेबल है वो होता है। सो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। अब आपकी बुक में आगे उन्होंने 2 एग्जांपल दिए हैं, उनमें से मैं एक एग्जांपल आपको, एक तो मैंने ये बता दिया आपको, और सेकंड वाली ये हम डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 जो आपकी बुक पे मेंशन है वो है बाईसाइकिल पंप की। ओके, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेकंड वाली मेटाबॉलिज्म वाली वो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दी है, वैसे उसको आप सिंपली रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ओके, बाईसाइकिल पंप किस तरह वर्क करता है। अब यहाँ पे अगर हम जो हैंडल है उस पर जो पंप है, हम कह देते हैं कि जो हैंडल है हम उसके पंप को हीट देते हैं, हम उसमें हीट या फिर आप कह लें क्यू हीट ऐड करते हैं। देन जो उसकी, अब जाहिर सी बात है हीट ऐड करेंगे तो वो हॉट हो जाएगा, और जब हॉट होगा तो हॉट अब क्यों होगा, बिकॉज उसमें हमने हीट ऐड की, उस पर हमने मैकेनिकल वर्क किया, इस वजह से उसकी जो है एनर्जी हीट वो हमने उसको दी। अब हीट हमने दी, इसका मतलब यह है कि जो इंटरनल एनर्जी है अब वो भी इंक्रीज़ करेगी, बिकॉज हमने हीट वाला टॉपिक में पढ़ा है, जब हम हीट किसी भी सिस्टम को देते हैं देन हमारे पास जो हीट है वो प्लस क्यू की फॉर्म में होती है। सो प्लस क्यू की फॉर्म में हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की है, जैसे हमारे पास क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू था ना। सो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जब हमने हीट इंक्रीज़ की तो इंटरनल एनर्जी भी सिस्टम की इंक्रीज़ होगी। इसी तरह हमारे पास जब इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास, अब ये फिगर मैंने इसलिए पहले बना ली है बिकॉज अगर मैं उसको बनाती वीडियो के अंदर तो वो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें इस फिगर को लेके, ये हमारे पास अटैच है थर्मोकपल। अब थर्मो यहाँ पे भी वर्ड होता है ना यूज़ थर्मो का, उसका मतलब होता है टेम्परेचर। थर्मोकपल अब जो है ना ये एयर के टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए यूज़ होता है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। मतलब एयर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उसमें जो भी चेंजिंग आ रही है, लेट्स सपोज पहले टेम्परेचर 2 था T2, अब ये चेंज हो गया T1 आ गया है, देन हमने इसमें जो चेंज आया इसको फाइंड करने के लिए हम थर्मोकपल का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हमने थर्मोकपल अटैच किया और फिर साथ में हमने पंप अटैच कर दिया जिसमें हमने एयर को ऐड करना है। ओके, और साथ में पिस्टन अटैच है। जैसे ही हम पिस्टन को पुश करते हैं हमारे पास जो सिस्टम इसमें एयर होती है ना, लेट्स सपोज ये हमारे पास पंप है और इसमें एयर है। अब इसमें एयर होने की वजह से अब इसकी जब हम इसको फोर्स लगाएंगे इस पर, तो जो इसमें एयर है, गैस पार्टिकल्स हैं, वो वर्क करना शुरू हो जाएंगे, और जब वो वर्क करना शुरू हो जाएंगे तो उसकी, अब जाहिर सी बात है हमने सिस्टम को हीट दी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वर्क डन है वो माइनस वर्क डन आएगा, बिकॉज हमने बाहर से सिस्टम पे फोर्स लगाई है जिसकी वजह से उसमें वर्क हुआ है। और इस वजह से जब इसमें वर्क होगा तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो उसमें जाहिर सी बात है टेम्परेचर भी चेंज होगा, और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने इसको साथ में
थर्मोकपल अटैच किया है। सो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास जो वर्क डन है, यहाँ पे हम इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकालें, डेल यू, ये हमारे पास आएगी क्यू माइनस डब्ल्यू, इसी तरह आएंगी ना। इन दिस केस हमारे पास जो वर्क डन है वो नेगेटिव है, सो हम कहेंगे डेल यू हमारे पास आ जाएगा क्यू माइनस माइनस डब्ल्यू, बिकॉज वर्क डन नेगेटिव है। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल एनर्जी अब आ जाएगी क्यू प्लस डब्ल्यू। सो इस फॉर्म में हम कहते हैं कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है अब वो इंक्रीज हो गई है। पहले तो इंटरनल एनर्जी क्यू माइनस डब्ल्यू थी, जितनी हम हीट दे रहे हैं उसमें हम वर्क डन माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी आएगी। लेकिन यहाँ पे जब हमने बाईसाइकिल पंप की बात की तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज हो रही है। सो ये हमारे पास एग्जाम्पल कि अब ना आगे जाके आपके इसी टॉपिक के अंदर उन्होंने दो प्रोसेसेस ऐड किए हैं, जो कि है आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, पीछे जब हम थर्मोकपल की बात कर रहे थे देन मैंने आपको बताया था जहाँ पे थर्मो का वर्ड यूज़ हो वहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे थर्मल का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर की बात हो रही है। तो इस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास आइसो का मतलब यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है ना वो है कॉन्स्टेंट। सो आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास टेम्परेचर है कॉन्स्टेंट होता है। और अगर आपने पीछे वाले टॉपिक्स जो मैं पहले करवा चुकी हूँ वो पढ़ ली हैं तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास बॉयल्स लॉ होता है उसमें हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। यही हमने पीछे पढ़ा था ना जब बॉयल्स लॉ को हमने डिस्कस किया था। देन मैंने आपको बताया था कि हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जबकि हमारे पास टेम्परेचर जो है ये एज अ कांस्टेंट वहाँ पे वर्क कर रहा कांस्टेंट जो है बिहेव कर रहा होता है। सो यहाँ पे भी आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है। आपकी डेफिनेशन में भी आपने इसी तरह लिखना है, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, ये हमारे पास आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस। अब यहाँ पे अगर हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है देन हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमारे पास कैसे बिहेव करेगा, ये हमने बात करनी है इसमें। ओके, अब यहाँ पे जब आपने बॉयल्स लॉ डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था जो सेकंड वाला अगर हम फर्स्ट वाला प्रेशर लें और फर्स्ट वाला वॉल्यूम, ये हमारे पास इक्वल आएगा P2V2 के, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होके वही आ रहा है, मतलब उसी के इक्वल आ रहा है, देन हमारे पास जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता है आइसोथर्मल जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं ना देन और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है देन हम कहते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम है ना वो ज़ीरो है। अब टोटल एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी है तो वो टोटल एनर्जी थी जो कि काइनेटिक एनर्जी की इक्वल थी। अब काइनेटिक एनर्जी के एवरेज के इक्वल तो हमारे पास टेम्परेचर होता है। सो हम लिखेंगे इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो रही है। अब जब वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होगी तो मैंने बताया कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, इसलिए जो हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की है वो ज़ीरो के इक्वल होगी। ओके, यहाँ पे हमने बात की कि आइडियल गैस के केस में पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है तो जाहिर सी बात है इंटरनल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की इक्वल रह जाएगी। अब जब वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रह जाएगी तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये टेम्परेचर के इक्वल होता है। सो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसकी वजह से हमारी जो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की है वो भी ज़ीरो के इक्वल ही है। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब अगर इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है देन हमारे पास जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो था डेल यू प्लस जो हमारे पास वर्क डन है उसके। अब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है, इंटरनल एनर्जी हमारे पास टेम्परेचर की इक्वल थी, तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा ना, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है किस चीज़ का बिल्कुल सेम रहना। अब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में चेंज ज़ीरो है, इसलिए हमारे पास जो Q है ये इक्वल आ जाएगा वर्क डन के। जितनी भी हम सिस्टम में हीट ऐड करेंगे वो सिर्फ बॉडी के वर्क डन में ही यूज़ होगी। सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा, जो हीट है टोटल सिस्टम की जो हम ऐड कर रहे हैं वो सिर्फ उसके वर्क करने में ही यूज़ हो रही है। सो यहाँ पे ये हमने डिस्कस किया आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम चलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की तरफ। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। एडियाबैटिक यहाँ पे वर्ड यूज़ है हीट के लिए। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारी हीट है वो कांस्टेंट रहती है। अब यहाँ पे हीट के कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है, जो हमारे पास चेंज इन हीट है
वो ज़ीरो के इक्वल है। जैसे हमने ऊपर यहाँ पे मैंने जब आपको बताया है कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है ये हमारे पास टेम्परेचर के इक्वल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। सो यहाँ पे डेल लगाना था बिकॉज हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो ज़ीरो के इक्वल है। सो यहाँ पे हमारे पास हीट कांस्टेंट है, इसलिए हम कहते हैं कि जो चेंज इन हीट है सिस्टम की वो ज़ीरो के इक्वल है। हमारे पास हीट किसके इक्वल थी, यहाँ पे था इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन की। ये हमारे पास फर्स्ट क्लास थर्मोडाइनमिक्स था। अब ये तो हमारे पास चेंज इन एनर्जी ज़ीरो है, हीट ज़ीरो है, सो हम ये कहेंगे डेल यू हमारे पास है प्लस डब्ल्यू। सो डेल यू हमारे पास इक्वल है माइनस डब्ल्यू के। अब माइनस डब्ल्यू यहाँ पे वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी गैस में अगर एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं, किसी भी कंटेनर में हमारे पास गैस के पार्टिकल्स हैं, सो यहाँ पे अगर हम सिस्टम पे जो है सिस्टम वर्क करता है, इसका मतलब यह है कि वर्क टन ये खुद नेगेटिव वर्क टन है, हम इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। जब हम किसी भी सिस्टम पे प्रेशर अप्लाई करते हैं देन हमारे पास सिस्टम जो है वो वर्क उस पर बाहर से वर्क हो रहा है, इसलिए हमारे पास जो वर्क डन है वो नेगेटिव होता है। इस फॉर्म में हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की चेंज हो रही है। अब इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी चेंज होने का मतलब यहाँ पे क्या है, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो हमारे पास नेगेटिव के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जब हम जितना प्रेशर हम ज़्यादा लगाएंगे उतनी हमारे पास वर्क डन जो है सिस्टम का वो नेगेटिव होगा, वो इंक्रीज़ करेगा। इस फॉर्म में हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ करेगा। अभी पीछे हमने पढ़ा कि इंटरनल एनर्जी हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब है सिस्टम जैसे जैसे कंप्रेस होता जाएगा देन हमारे पास जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो इंक्रीज़ करेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक कंप्रेशन के, अगर हम कंप्रेस का मतलब होता है किसी भी सिस्टम को दबाना। अब जितना हम प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे, हम प्रेशर अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं देन अब लेट्स सपोज ये यहाँ पे आ गया, अब ये आ गया, यहाँ पे सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। एडिया कंप्रेशन के केस में, कंप्रेशन इसके केस में टेम्परेचर सिस्टम का जो होता है वो इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे भी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। जाहिर सी बात है ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट तो नहीं है। तो हमारे पास अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर सिस्टम का इंक्रीज़ हो रहा है। अब पीछे वाला हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका भी ग्राफ रह गया था, सो मैं इन दोनों के ग्राफ को कंपेयर करके बनाऊँगी, इसलिए हम अब ग्राफ की बात कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के जो हमारे पास ग्राफ है ना उसका। अब एक्स एक्सिस में पीछे भी आप ये ग्राफ बना चुके हैं बॉयल्स लॉ में, सो वहाँ पे हमने, आपको याद होगा, एक्स एक्सिस पे हमने वॉल्यूम लिया था जबकि वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर लिया था। अब प्रेशर की एक वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्वल थी। अब जितना प्रेशर ज़्यादा होगा, हमने बात की थी जो प्रेशर है वो इनवर्स रिलेशन था वॉल्यूम के, ये हमने बात की थी ना। सो यहाँ पे अगर हम प्रेशर ज़्यादा ले रहे हैं, ये लेट्स सपोज P1 हमने ज़्यादा लिया है, सो हमारे पास जो वॉल्यूम है ये इनवर्स रिलेशन है, सो वॉल्यूम जो है ये कम आएगा। अब वॉल्यूम की इस तरफ जा रहा है ना, तो वॉल्यूम की यहाँ पे वैल्यू कम है, तो हम कह लेते हैं कि जितना हम प्रेशर ज़्यादा लेंगे उतना हमारे पास वॉल्यूम जो है सिस्टम का वो कम आएगा। सो इनको अगर हम कनेक्ट करें तो वो इस तरह बन जाएगा। सो अगर हम सेकंड केस की बात करें, अब हमने टेम्परेचर को डिक्रीज और प्रेशर को डिक्रीज़ कर दिया। यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। सो यहाँ पे अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ कर दें P2, इसका मतलब ये है कि हम प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, सो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, सो वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज़ होकर इधर आ जाएगी। सो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा, ये हमारे पास आ गया। सो अगर अब हम इन दोनों को मिलाएं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये एक टिल्स लाइन बन जाएगी। सो ये हमारे पास जो आएगा ना, अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस की बात है, इसलिए ये जो लाइन आएगी इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है आइसोथर्म। ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल इज नोन एज आइसोथर्म, ये हमारे पास आ जाएगा आइसोथर्म। यहाँ पे V2 की V की वैल्यू V2 है, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा। इस पॉइंट पे हमने बात की P2, ये अब ये पॉइंट किस वजह से है, P2 V2, साथ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसको भी ठीक ही देखते हैं। तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे बात की P1, ये दूसरा है यहाँ पे V1 और साथ में टेम्परेचर। सो ये ओरिजिन थी, ये हमारे पास आ गया। सो ये हमारे पास ग्राफ आ गया
आइसोथर्मल प्रोसेस का। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एडियाबैटिक प्रोसेस के ग्राफ की। एडियाबैटिक प्रोसेस में भी सेम आपने उसी तरह जो वाई एक्सिस है उस पर प्रेशर, जबकि एक्स एक्सिस पे आपने हमारे पास आपने लेना है वॉल्यूम। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया और ये हमारे पास आ गया प्रेशर। इसी तरह अब यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। अब टेम्परेचर जब सिस्टम का चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये आया था PV इज इक्वल टू nRT, ये थी ना हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। अब प्रेशर का जो रिलेशन था वो हमारे पास इनवर्स था वॉल्यूम से। अब अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का रिलेशन हमने पीछे पढ़ा है टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ये हमने जो ला पढ़ा था वो था हमारे पास जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्ट रिलेशन है। ये हमारे पास लुसेक्स ला था, ये भी आपने बॉयज़ ला के साथ ही पढ़ा था। सो हमारे पास प्रेशर जो है जितना इंक्रीज करेंगे उतना हमारे पास टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे अगर हम प्रेशर को ज़्यादा ले लेते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास वॉल्यूम प्रेशर की वैल्यू है P1, वॉल्यूम जाहिर सी बात है कम आएगा बिकॉज उसका इन्वर्स रिलेशन है, सो V1 की वैल्यू भी आ जाएगी। अब टेम्परेचर हमने यहाँ पे हाई रखा हुआ है, इसका मतलब यह है प्रेशर तभी इंक्रीज कर रहा है जब हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू हाई है। यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू हाई है, सो हमारे पास ये इस तरह का ग्राफ आ जाएगा ये। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट। यहाँ पे हमने प्रेशर को लो कर दिया है जो कि P2 है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज होगा। अब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है जिसकी वजह से वॉल्यूम भी हमारे पास चेंज हो रहा है और इसका मतलब है प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। सो इस ग्राफ की निस्बत जो हमने ऊपर बनाया था इसकी वैल्यू वॉल्यूम की कम आएगी। वो क्यों कम आएगी? बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर भी इन्वॉल्व है। टेम्परेचर इन्वॉल्व होने की वजह से हम प्रेशर को ज़्यादा, हमने जब प्रेशर को कम किया है तो हमारे पास जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो भी कम आई है। टेम्परेचर की वैल्यू कम आई है तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो भी रिड्यूस हुआ है और हमारे पास आई जो एडियाबैटिक का ग्राफ आ जाएगा वो थोड़ा सा नीचे आएगा ऐसे। ये हमारे पास आ गया एडियाबैटिक का ग्राफ। जबकि हमारे पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस था वो हमारे पास उसका ग्राफ थोड़ा सा आगे बना था। अगर आपने वो ग्राफ साथ बनाया है दैन आपको पता होगा जो आइडियाबैटिक का ग्राफ जो आइसोथर्मल का प्रोसेस है सॉरी ग्राफ है वो थोड़ा सा आगे था बिकॉज उसमें हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था। यहाँ पे भी हम टेम्परेचर को इंक्लूड कर रहे हैं, इसकी जितना हम टेम्परेचर प्रेशर डिक्रीज़ किया है उतना हमारे पास टेम्परेचर भी डिक्रीज है जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है सिस्टम का वो कम हुआ। सो यहाँ पे ये हमारे पास एडियाबैट है। एडियाबैट हमारे पास ग्राफ ऑफ कर्व, यहाँ पे आप ग्राफ कह लें ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज नोन एज एडियाबैट और यहाँ पे ये हमारे पास आइसोथर्म है। सो ये हमारे दोनों के ग्राफ हो गए। अब जो ग्राफ के बाद हमारे पास है जो हमने लिया था ना एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में तो हमारे पास होता है जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें हमारे पास PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। यही मैंने बताया था ना, हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है सो PV हमारे पास कांस्टेंट के इक्वल आ गया था। लेकिन अगर हम इसी तरह एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास PV की पावर लैम्डा हमारे पास इक्वल होता है गैमा, ये हमारे पास इक्वल होता है कांस्टेंट। अब यहाँ पे गैमा क्या है? ये हमारे पास आइसोथर्मल के लिए, ये आपने चीज़ याद रखनी, ये आइसोथर्मल के लिए है जबकि ये एडियाबैटिक के लिए। जब आप रीज़न लिखेंगे कि हमारे पास जो ग्राफ है वो स्टीपर क्यों आया है एडियाबैट के लिए, सो हम लिखेंगे कि जो एडियाबैटिक की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, तो वो हमारे पास PV की पावर गैमा वो कांस्टेंट के लिए है। यहाँ पे गैमा की अगर वैल्यू की बात की जाए तो गैमा हमारे पास इक्वल होता है जो आपने पढ़ा होगा पीछे कांस्टेंट प्रेशर पे जो हमारे पास हीट की कैपेसिटी होती है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की। जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम हीट कैपेसिटी और जो प्रेशर हीट कैपेसिटी इन दोनों के रेशियो लें तो ये हमारे पास गैमा के इक्वल आ जाता है। ओके, ये हमारे पास जो है ना ये मोलर हीट स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है। सो यहाँ पे ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ये टॉपिक आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से तरीके से करना है बिकॉज ये लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे आपको ग्राफ भी ड्रा करने का बोला जा सकता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ बताने का भी बोला जा सकता है।
यहाँ फिर आपसे कहा जा सकता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस को डिफाइन करें। उसमें आपने इंटरनल एनर्जी जो हमारे पास आई है उसकी भी बात करनी है जो कि -W के इक्वल थी। सो एडियाबैटिक को भी अलहदा से पूछा जा सकता है, और हमारे पास जो दूसरी आइसोथर्मल प्रोसेस है उसको भी अलहदा से पूछा जा सकता है, और इसके ग्राफ भी आ सकते हैं। सो आपने इस टॉपिक को बहुत केयरफुली रीड करना है। ओके, सो यहाँ पे ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।